Hello bachcho, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. Yesterday we have completed the prokaryotic cells. Today we will start a new topic, that is eukaryotic cell. आज हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लिया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम उसमें कवर कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में उनके अलग अलग ऑर्गेनल्स, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी. एक एक लाइन में आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट आपको मतलब ईजी हो अपनी एनसीईआरटी को समझना. क्योंकि अगर आपको एक एक लाइन इसकी समझ आ रही है और आप इसको फिर से खुद से भी रीड करोगे, पढ़ोगे, तो आपके लिए ईजी होगा कि ये जो आपकी चीज़ें हैं ये क्या डिस्कस कर रही है, क्या ये चीज़ कह रही है भाई. क्योंकि इसी लैंग्वेज को उठा के एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट में और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में. बिकॉज क्या है कि देखो, अभी जब 11th के या 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे वे थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे, तो उसमें आप थ्योरी बना सकते हो, डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो, बना सकते हो चीज़ें. लेकिन जब बात आती है एमसीक्यू की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो उसमें तो या तो यस या नो एक ही होगा, उसमें तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते. तो इसलिए हमें एक एक पॉइंट को याद रखना है, एक एक पॉइंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लर्न करना है, सो दैट अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम लोग ईजिली कर सकें. चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक PYQ भी कराऊंगी इसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी आपके कोई भी एग्जाम, चाहे नीट है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड आए होंगे, उन क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कितना हम जो हमने पढ़ा है उसको हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं. तो एक एप्लीकेशन भी आनी चाहिए. देखो, पढ़ हम सब कुछ लेते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन पे वो नॉलेज अप्लाई करनी नहीं आती है, जिसकी वजह से हम वो क्वेश्चंस काफ़ी हद तक छोड़ आते हैं. तो जितना हमने पढ़ा है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, उसको हम प्रैक्टिकली कितना अप्लाई कर पा रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो चीज़ भी मैटर करती है. तो वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम PYQs करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई. तो यूकैरियोट की कैटेगरीज में कौन कौन आता है? प्रोटिस्ट आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स एंड फंजाई. इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशंस ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स. अब देखिए क्या होता है कि हमने अभी प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ कर आए थे. तो प्रोकैरियोट्स में हमने क्या देखा था कि एक सेल है और उसमें भी वेल डेवलप्ड क्या नहीं है, उसमें न्यूक्लियोइड है, वेल डेवलप्ड उसका कुछ भी नहीं है. तो उसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं है, कोई भी ऑर्गेनल ऐसा नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंड है. सिर्फ एक यही कवरिंग है उसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल और देन एनवेलप. यही जो है, यही कवरिंग है. इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है, उसके अंदर कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म का मतलब ये हुआ कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है, एक तो ये कवरिंग होती है. एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल में क्या होता है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है. एक तो उसने सेल को पूरा इसी से लिमिट कर दिया, बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को लिमिट कर दिया, बाउंड्री लगा दी. एक बाउंड्री तो ये होती है सेल के अंदर. लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है इसमें, डबल न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक माइट्रोकॉन्ड्रिया आपका, ठीक है, उसमें भी क्या होता है इस तरीके के लाइजोसोम्स. ये भी क्या है, इनमें भी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं. मतलब इनके अलग से ये एक तो ये पूरा कंपार्टमेंट है, ये पूरा है, देखो भर दिया मैंने इसको अंदर. साइटोप्लाज्म जो एक कंपार्टमेंट बन गया बड़ा, उसके अंदर सब कंपार्टमेंट्स लगा लो, ऑर्गेनल्स. तो इसमें ये, इसके कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का, कि बहुत ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म के भी कंपार्टमेंट्स डिवाइड हो जाएंगे. तो यूकैरियोटिक सेल्स possesses an organized nucleus with a nuclear envelope. अब क्या है एनवेलप के बारे में? क्या, एक कवरिंग हम पढ़ के आए थे ना, एनवेलप, दिस इज एनवेलप. ऐसे न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक एनवेलप होता है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है. जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी. इन एडिशन क्या है, यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड अ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर. अब लोकोमोटरी क्या होता है कि अब लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, साइटोस्केलेटन मतलब कि किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना.
ऐसे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स, और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जेनेटिक जो मटेरियल है इसका डीएनए, उसका तो भाई ऐसे ही फ्री पड़ा था, ये रहा इस तरीके से पड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पैक्ड होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। आपका क्रोमोसोम कैसा होता है, इस तरीके से बना हुआ होता है। हम वो भी पढ़ेंगे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगी। क्रोमोसोम वो भी किस में पैक्ड होता है, न्यूक्लियस में, ऐसे ही फ्रीली नहीं होता जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है। ऑल यूकैरियोट्स आर नॉट आइडेंटिकल। सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि प्लांट और एनिमल सेल में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है प्लांट के पास क्या होता है, सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होती है, और लार्ज सेंट्रल एक वैक्यूल होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। एक टेबल आपकी मैं लगा दूंगी इस वीडियो में प्लांट और एनिमल सेल की, और वैसे भी फिगर दी हुई है, उसमें भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे। और आप प्लांट और एनिमल सेल से बहुत टाइम से, पहले से 9th-10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, उनमें कंपैरिजन, तो कहते हैं ना कि वो रट गया होगा। On the other hand, animal cell have centrioles which are present in almost all plant cell। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एनिमल सेल के पास भाई क्या है, सेंट्रियोल्स है, जो कि प्लांट सेल में नहीं है। 3 डिफरेंस भाई हमने यहाँ पर पढ़ लिए। एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स है, प्लांट में नहीं है। प्लांट के पास प्लास्टिड है, एनिमल में नहीं है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, प्लांट में, एनिमल में नहीं है। सेल वॉल है, प्लांट के पास, एनिमल में नहीं है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली। 4 चीज़ों का डिफरेंस हमें पता चल गया, क्या क्या एनिमल में है और क्या प्लांट में नहीं है। अब उसकी एक बार फिगर देख लेते हैं। प्लांट सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम है। फिगर में देखते चलिए कहाँ कहाँ दिया हुआ है, क्योंकि लेबलिंग जो है ना, ये पूछने को आ जाती है एग्जाम्स में। क्या करेंगे, डायग्राम दे देंगे, लेबलिंग्स हटा देंगे, आपसे पूछेंगे जो मेंशन लेबलिंग्स हैं वो आपको बतानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या फिगर। यहाँ देखिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, इसके बाद ये न्यूक्लियर एनवेलप, अभी हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियर एनवेलप। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गैस वैक्यूल, मिडल लैमिला, क्योंकि किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल के बारे में बात करें तो उसमें मिडल लैमिला होती है। सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सीरे, कुछ यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये स्मूथ है, जिसके ऊपर ये इस तरीके से राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर ये प्लाज्मोडेस्माटा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, पैरोक्सिसोम है, साइटोप्लाज्म मेरा, क्लोरोप्लास्ट मेरा। तो ये जितना भी दिया हुआ, ये मेंशनिंग किसकी है, प्लांट सेल की है। अब देख लेते हैं एनिमल सेल के बारे में कि इसके पास ऐसा क्या है जो प्लांट सेल के पास नहीं है। ये बोलिए कि प्लांट सेल के पास एक्स्ट्रा, इसके पास नहीं है। यहाँ पर माइक्रोविलाई दी हुई है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं होती है, सेंट्रियोल एरा, पैरोक्सिसोम, सेंट्रियोल उसमें नहीं था, माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। ठीक है, इसमें सेंट्रियोल्स है, पैरोक्सिसोम, लाइजोसोम है, राइबोसोम्स भी है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अ गोल्गी अपैरेटस। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, 1-2 चीज़ें प्लांट सेल में एक्स्ट्रा हैं। तो ये डिफरेंस है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो फिगर बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें पूछा जाता है भाई, लेबलिंग दे दी जाएगी पूछने के लिए। तो अब हम ना एक एक करके इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे से समझ सकें। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी, एनिमल सेल की, और ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट है, और ये सभी में प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, बिल्कुल सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट से। दोनों में एक मतलब स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। चलिए अब ये क्या कह रहा है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर जो था मेम्ब्रेन का, वो स्टडी कब हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आ गया था 1950 में। जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, तो केमिकल स्टडी करी गई थी सेल मेम्ब्रेन की, स्पेशली किस में, ये पूछा जाता है भाई किस में करी गई थी सबसे पहले। तो पता कैसे चला था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तब पता चला था जब इसकी डिस्कवरी, वो भी ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में। तो आरबीसी की स्टडी करी गई थी। आरबीसी की स्टडी करी गई, तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया किसका, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि सेल के ऊपर कोई आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो किससे मिलकर बनी होती है, वो भी पूरा एक्सप्लेन किया था, क्या उसका नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो उनकी स्टडी ने क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, मेनली कंपोज्ड होती है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी रहती है। लिपिड्स में मेजरली कौन सा लिपिड्स होता है,
दैट इज़ फॉस्फोलिपिड्स, जो अरेंज्ड होता है बाइलेयर की फॉर्म में। स्ट्रक्चर्स का भी हम भी डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे भी। और वो अरेंज किस में होता है? मेम्ब्रेन के अंदर विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड्स एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। अब इसमें इन्होंने क्या बोला देखिए, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने बोला कि कंपोज होती है फॉस्फोलिपिड में, अरेंज्ड होती है बाइलेयर की फॉर्म में, इस तरीके से बाइलेयर, एक लेयर ये रही और एक लेयर ये रही, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स बेसिकली क्या है? फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स होते तो लिपिड ऑयली हो गए, फैट्स हो गए, तो वो क्या होते हैं? वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, नॉट डिजॉल्व, ठीक है। वाटर में डिजॉल्व नहीं होते लिपिड्स जो आपके होते हैं, ऑयल एंड फैट्स। तो वो क्या है? जो उनका पोलर हेड है, तो जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ये टेल होती है उसकी, ठीक है। ये होता है उसका पोलर हेड। पोलर और नॉन पोलर के बारे में तो पता होगा ना। ये नॉन पोलर टेल है। पोलर मतलब वाटर लविंग, जो पोलर होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं, वो मतलब हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में। पोलर को हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये डिजॉल्व हो जाते हैं ईजिली, इसलिए इनको बोला जाता है वाटर लविंग। और जो नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर को बोला जाता है, नॉन पोलर जितने भी होंगे उनको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। वो हाइड्रोफोबिक नेचर में होते हैं, तो वो होते हैं आपके वाटर हेटिंग, तो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, हेटिंग, इनको वाटर हेटर्स भी बोला जाता है। तो अब क्या है कि जो आउटसाइड का ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है आपकी, देखो ये सपोज करो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन का आउटसाइड है और ये इनसाइड वाला इन्वायरमेंट है। तो आउटसाइड तो वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो पोलर है ना वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, पोलर हेड, क्योंकि ये तो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे, तो ये तो डिज़ोल्व हो जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये जो टेल है ये तो भैया वाटर हेट है, तो इसलिए जो ये होती है इनसाइड होती है। तो जब ये इनसाइड होती है मेम्ब्रेन के, तो ये कौन सा नेचर बनाती है? हाइड्रोफोबिक नेचर होता है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड, ये इस तरीके से, ये ऐसे। तो अब ये बाइलेयर इसलिए बोली जाती है। तो कुछ हेड तो इसके आउटसाइड है, तो वो कैसे हैं? हाइड्रोफिलिक हैं। और जो हेड इसके नीचे है वो हाइड्रोफोबिक नहीं। तो अब ये क्या है कि सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, वाटर होता है, तो ये चीज़ बाहर सेल के अंदर है और ये सेल के बाहर है। और जो बीच का एरिया होता है इसका, जहाँ टेल होती है, वो हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, नॉन पोलर होती है टेल्स वहाँ पर। तो ये इसको बोलते हैं पोलर हेड, इसको बोलते हैं नॉन पोलर टेल, इस तरीके का। तो दो लेयर, एक लेयर ये हो गई, एक ये हो गई। जब ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती है उसको बाई लेयर बोलते हैं। तो बाई लेयर में ये अटैच होती हैं। और ये कंपोज किससे? ये क्या है आपके? ये लिपिड्स है। ये क्या है? लिपिड्स हैं। तो लिपिड्स अरेंज हो रखे हैं इसमें। तो इसमें बोला भी हुआ है यहाँ पर पोलर हेड तो होगा आउटसाइड और हाइड्रोफोबिक टेल होगी इनर पार्ट में। तो ये लीजिए इनर पार्ट में और ये आउटसाइड में है। ये इंश्योर करती है, अब देखो इसमें बोल रहा है, क्या कह रहा है? ये इंश्योर नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। मतलब वो बाहर के किससे इन्वायरमेंट से प्रिवेंटेड रहे या प्रोटेक्टेड रहे? जहाँ पर वाटर इन्वायरमेंट हो, एक्वस। तो इन एडिशन फॉस्फोलिपिड्स आल्सो कंटेन्स, फॉस्फोलिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो यहाँ पर ना ये अरेंज होती है। फिर अब इसका बायोकेमिकल जब इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिमूव हुआ तो उसमें क्या है कि इसमें प्रोटीन्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी होती है। अभी तो हमने पढ़ा कि भाई इसके अंदर सिर्फ लिपिड बाइलेयर होती है, लेकिन जब बाद में और इसकी स्टडी करी गई तो पता चला कि भाई प्रोटीन्स भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है। और उनका रेशो क्या पाया गया? डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। बट आरबीसी में इसका 52% प्रोटीन था, 40% क्या था? लिपिड था। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि ओनली इन आरबीसी, दे आर टॉकिंग अबाउट आरबीसी का कंपोजिशन क्या था? लिपिड बाइलेयर का, ठीक है। ये आरबीसी के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि हर एक सेल का डिफरेंट होता है। 52% इसमें प्रोटीन है और 40% इसमें क्या है? लिपिड है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ extraction, membrane proteins can be classified as integral, peripheral proteins like on the surface, while the integral protein are partially buried in the membrane। अब इसमें क्या है कि अब आपको क्या बताया कि 52% प्रोटीन भी होती है, तो इसमें प्रोटीन भी एम्बेडेड होगी बाइलेयर में। तो उसकी जब एक्सट्रैक्शन किया गया, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करी गई, तो पता चला कि दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक तो होती है पेरिफेरल और एक होती है इंटीग्रल। अब ये क्या होती है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, ये बताती हूँ अभी। यहाँ पर देखो इसका डायग्राम दिया हुआ है अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का।
ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाएगा ये फ्लूइड मोसेक मॉडल। अच्छा एक ही चीज़ और कि जब ना इसकी स्टडी हो रही थी सेल मेम्ब्रेन की, तो इसके बहुत बहुत सारे मॉडल्स आए थे। किसी ने बोला सिंगल लेयर है, किसी ने बोला सैंडविच फॉर्म में है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने, तो बहुत सारे मॉडल्स आए थे। लेकिन ना फिर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये दिया कि नहीं भाई, इसका मॉडल है फ्लूइड मोसेक मॉडल है, जिसमें लिपिड बाई लेयर, 2 लेयर्स होती हैं, सिंगल लेयर नहीं होता ऊपर नीचे। तो उन्होंने जो एक मॉडल दिया वो वेल एक्सेप्टेड था, जो कि हर एक चीज़ को, हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। तो इसको इसलिए फ्लूइड मोसेक मॉडल भी बोला जाता है, जिसको रॉबर्टसन ने दिया था। अब देखिए इसमें क्या है, ये हेड है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये हेड है, देखिए ये हेड है, ये अंदर टेल है, ये हेड, ये रहा हेड। तो अब इसमें क्या है, ये तो हमारी लिपिड बाइलेयर होगी, जो किसकी बनी हुई है, फॉस्फो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। अब इसमें हमने क्या बोला कि भाई इसमें ना वो भी प्रेजेंट होती हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो 2 टाइप की प्रोटीन हमने पढ़ी, एक तो पेरिफेरल प्रोटीन, देखो ये इसके अंदर एम्बेडेड है, ये रही कुछ, ये रही, ठीक है, और ये इंटीग्रल प्रोटीन है। तो जो बिल्कुल इस तरीके से इंटीग्रेटेड होती है, जो ना बाहर से लेके अंदर तक धसी हुई है, एक तरीके से देखो एम्बेडेड, एकदम इंटीग्रेटेड है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और इसका एक और नाम होता है ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मतलब ट्रांसफर करने का भी काम करती है, और ट्रांस क्या, ये एक हेड से यहाँ तक एंड तक, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड इन्वायरमेंट से क्या हो रही है, बिल्कुल ट्रांस हो रही है। तो इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है, जो पेरीफेरी पे रहती है, सिर्फ इसी तरीके से पड़ी रहती है ऊपर ऊपर, तो उनको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और एक्सट्रैक्शन में बोला गया है कि इनका, किसका एक्सट्रैक्शन करना बहुत आसान है। आप पेरिफेरल प्रोटीन को बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तो देखो पोलर नॉन पोलर दोनों ही इन्वायरमेंट में बैठी हुई है, तो इसको बीच में से इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, पेरिफेरल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी एम्बेडेड होता है, ताकि वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखे, क्योंकि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है, एक तरीके से फैट है। तो जैसे ही टेम्परेचर अप डाउन होगा तो क्या होगी, फ्लूइडिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये तो फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब ये क्या है, लिपिड है। लिपिड क्या, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो ये लिक्विड फॉर्म में होने लगेगी, फिर ये क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भाई ढीली ढोली हो जाएगी, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हैं ये। तो यहाँ पर क्या, कोलेस्ट्रॉल्स क्या करते हैं, उनको एक ना फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा सैचुरेशन भी ना हो और बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी भी ना हो, कि एकदम फ्लूइड ना बन जाए। कोलेस्ट्रॉल का काम ये होता है। शुगर मॉइटीज़, यहाँ पर देखो शुगर, यहाँ पर आपको एक चीज़ और पता चलेगा कि प्रोटीन प्लस लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट भी इसमें प्रेजेंट होता है, उसमें आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब कार्बोहाइड्रेट में एक चीज़ और आगे आगे चीज़ें दिखेंगी, अगर वो ये कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर अगर किसी प्रोटीन के साथ अटैच है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। देखो ये प्रोटीन के साथ अटैच है शुगर। अगर कोई शुगर, देखो ये लिपिड है ना, लिपिड के साथ ये शुगर अटैच है, अगर ये लिपिड के साथ शुगर अटैच है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। कहाँ गया भाई, बार बार चला जा रहा है, क्या हो रहा है जिसको, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये मॉडल है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना ही सब कुछ इसमें दिया हुआ, और भी कुछ डिटेल होगी तो वी विल डिस्कस। अब थोड़ा सा दिया हुआ है इसके बारे में, ये हम पढ़ लेते हैं। एक इम्प्रूव, अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई सिंगर और रॉबर्टसन, अच्छा रॉबर्टसन ने दूसरा दिया था भाई, मुझे रॉबर्टसन याद आ रहा है। सिंगर, ये आपके सिंगर है निकोलसन, 1972 पूछा जाएगा भाई डेट के साथ। उन्होंने ये प्रपोज किया था फ्लूइड मोसेक मॉडल, जो वाइडली एक्सेप्टेड था। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवर ऑल बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। अब इसको कैसे पता चला कि ये फ्लूइड नेचर का है, फ्लूइड मोसेक मॉडल क्यों बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस में क्या था कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, वो लैटरल मूवमेंट करते हैं प्रोटीन का। लैटरल मूवमेंट का मतलब क्या है कि ये जो ये ऐसे जो आपकी ये है, ये ना इस तरीके से अपवर्ड इनवर्ड भी जा सकती है, ऐसे भी आ सकती है बाय लेयर, और ये रोटेट भी हो सकती है, रोटेट भी हो जाएगी। तो इसमें ना मूवमेंट होता है, ये अपने अकॉर्डिंग लैटरल मूवमेंट इस तरीके से मूवमेंट भी कर सकती है। तो फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। तो अब कह रहे हैं कि फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट है क्यों, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। अब ये जो सेल है आपकी डिवाइड होंगी, इसमें से ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, बहुत सारे काम होंगे, सिक्रीशन भी होंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो सेल के अंदर जाए, तभी तो सेल की ग्रोथ होगी। कुछ ऐसे आयंस, प्रोटीन्स हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं हर एक सेल को, तभी वो डिवाइड करते ग्रोथ करते हैं। तो वो अंदर सेल के अंदर जाएगा ना, ये तो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, तो ये फ्लूइड इसका नेचर होना चाहिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट आयंस है जो इस सेल
सेल को रिक्वायरमेंट है अपनी ग्रोथ के लिए अंदर, वो सारी चीज़ें अंदर जा सके, और जो बाहर का जो अंदर की सेल के अंदर का वेस्ट है या कोई भी इस तरीके की चीज़ें वो बाहर जा सके, वो बाहर बॉडी से आउट ऑफ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा सके। तो इसलिए इसका फ्लूडिटी मतलब फ्लूड नेचर होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस इट। जो भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इनसाइड द सेल एंड एज वेल एज आउटसाइड द सेल। ये भी ये फैसिलिटेट करवाती है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और बेसिकली मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे कि सेलेक्टिवली परमेबल है मतलब सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स अलाउ होंगे और कुछ नहीं अलाउ होंगे। मैनी मॉलिक्यूल्स इसमें क्या है, यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो इसने बोला कि भाई यहाँ से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इसमें से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे। तो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जब होगा तो दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, अंदर भी जा रहे हैं बाहर भी जा रहे हैं, ऐसा होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे जो ईजीली, इसको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, नो एनर्जी या बोलो नो ATP, उसको बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जिस मॉलिक्यूल्स को भेजने के लिए अंदर या बाहर उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, प्लस मैंने प्लस का साइन मतलब प्रेजेंट, ATP की रिक्वायरमेंट हो, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, और एक होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन जो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स भी होते हैं, देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है उसके बारे में। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अगेन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। डिफ्यूजन आप इजीली पढ़ चुके हो, ऑस्मोसिस भी पढ़ चुके होगे आप, कि किसी भी कोई भी ऐसा हायर कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, तो उन्हें न्यूट्रल सॉल्यूट्स बोला जाता है। ठीक है, वाटर में आल्सो मूव, इसमें से वाटर भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है मेम्ब्रेन हायर टू लोअर। उस मूवमेंट ऑफ वाटर के डिफ्यूजन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस। जहाँ वाटर की बात आ रही है ऑस्मोसिस, अगर सॉल्यूट्स की बात आ रही है, किसी और आयंस या मॉलिक्यूल्स की बात आ रही है, तो वी आर कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। एज अ पोलर मॉलिक्यूल्स, अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं भाई, ध्यान देना। एज अ पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। अब अपने पोलर के बारे में क्या पढ़ा था, पोलर वाटर लविंग, और जो वाटर में डिजोल्व हो जा रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, तो वो ऑयल में तो जाएंगे नहीं। इसका मतलब है, कभी देखा है कि पानी को तेल के साथ मिक्स होते हुए, कभी मिक्स नहीं होता, तो फिर पानी वो तेल की जो लेयर उससे पास कैसे करेगा। मतलब यह है कि पोलर अगर कोई मॉलिक्यूल है, वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कैसे करेगा, तो उनको एक किसी प्रोटीन, किसी कैरियर की ज़रूरत होती है कि भाई हम तुमको पकड़कर पास कराएंगे, तो उनको चाहिए एक कैरियर प्रोटीन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेट डिफ्यूजन टू अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फैसिलिटेट कराना मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी की हेल्प से कि भाई हम तो आपको उधर से उधर पहुंचा देंगे, उसको बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो फ्यू आयंस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्या हो रहा है, जिसको बार बार हट जा रहा है, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं हम, पता नहीं यार क्या हो रहा है बच्चों आज। तो अब कोई ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे फ्यू आयंस होते हैं जिनको हम उसके अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो है लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कराएंगे। तो अगर हम धक्का देंगे तो उसको धक्का देना पड़ेगा ना ज़बरदस्ती, कि नहीं भैया यहाँ कम है तुम उधर जाओ, तो ऑब्वियसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट होगी, उसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसका एग्जाम्पल है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ थी जो हमने आज आपके सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया। छोटी सी इसका जो लास्ट आज हमने पढ़ा वो डिस्कस कर लेंगे। सेल वॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कल इसको देख के एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सबसे पहले हम ER के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक बनाई भी हुए हैंड रिटन नोट्स में, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो आज हमने डिस्कस करा है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं पूरा। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल की, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है नेचर में, किससे बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से। लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर है, जिसको सिंगर और किसने दिया था, सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। ठीक है, कंपोजिशन उसकी देखो इस तरीके से होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स भी पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन भी है ग्लाइकोप्रोटीन, अगर वो प्रोटीन, देखो ये प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है ये इस तरीके की, पेरिफेरल प्रोटीन ऊपर ऊपर दिख रही है ना, पेरीफेरी पे, ये पेरिफेरल प्रोटीन से अगर शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट, देखो इसको कार्बोहाइड्रेट बोला गया है, ये कार्बोहाइड्रेट है, किससे अटैच है, आपके प्रोटीन से, तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कह दिया। ये लिपिड है, लिपिड से अगर अटैच है आपका शुगर, तो उसको ग्लाइकोलिपिड कह दिया। इसमें कहीं एम्बेडेड होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ताकि फ्लूइडिटी
को मेंटेन करे। जो पूरी तरीके से पास कर रही है मेम्ब्रेन को, दैट इज इंट्रिकल प्रोटीन। जो सिर्फ पेरिफेरी पे रहती है, पेरिफेरल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन्स भी होती है। चैनल क्या है, देखो इस तरीके से ये चैनल खोल देंगे और कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐसे पास हो जाएंगे आउटसाइड या इनसाइड, इस तरीके से। कैरियर प्रोटीन्स भी होती है जो अपने किसी भी मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेंगे अपने साथ और पास ऑन करा देंगी, इस तरीके से। तो हमने यही सारी चीज़ें आज पढ़ी। देखो हमने क्या पढ़ी, देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, लिपिड एंकर प्रोटीन भी होते हैं जो लिपिड से क्या होती है, एंकर्ड होती हैं या फिर लगी उनसे अटैच्ड होती हैं। तो हमने बेसिकली फिर हमने ये भी पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो एक तो आपका देखो किस तरीके से हो रहा है। एक होता है सिंपल डिफ्यूज़न, ये हमने पढ़ा था। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल में हमने क्या पढ़ा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव होना है, डिफ्यूज़ होना है, ठीक है। और इसमें आपका एक एग्जांपल में आपका आ जाता है ऑस्मोसिस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न किसके थ्रू होता है, बाय कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उसके थ्रू क्या होगा, पोलर इन्वायरमेंट टू नॉन पोलर में जा सकता है। ये हमने पढ़ा। एक तरीके का ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और एक तरीके के दो फिर हमने पढ़े कि भाई फैसिलिटेट में, ये फैसिलिटेट के टाइप आ जाते हैं आपका पैसिव, एक हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में भी चैनल की ज़रूरत होती है, कैरियर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पैसिव में आप क्या करेंगे, पैसिव में कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करती हैं जो कि विदाउट एनर्जी, विदाउट एटीपी ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं। इसमें क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड। इसमें हमें चैनल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। चैनल्स ओपन होंगे, एनर्जी और क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर एनर्जी हमारी क्या होती है, चाहिए होती है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने इस तरीके से ट्रांसपोर्ट पढ़े। हमने टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़ लिए, हमने ट्रांसपोर्ट्स पढ़ लिए, किस तरीके से प्रोटीन क्या है, ये जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, जो भी सेल में जाते हैं या इनसाइड या आउटसाइड, इसके तरीके से। एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, इसमें एक नाम और आया था, वो और बता देती हूँ आपको, लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या होता है कि ना ये फ्लूइड तो होती है, तो ये क्या करती है, रोटेट करती है, इस तरीके से रोटेट करेगी। या तो इसमें इस तरीके से इन्वर्ट या तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं अंदर से बाहर भी जाएंगे, फ्लिप फ्लॉप, सॉरी मॉलिक्यूल्स तो अलग हैं। ये लेयर, ये वाली लेयर इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी। ये भी लेटरल मूवमेंट होता है। रोटेशनल भी होता है, ट्रांसवर्स भी होता है। तो काफ़ी टाइप्स के होते हैं। आपके में इतना पूछा नहीं गया है। लेटरल मूवमेंट ये है कि मूवमेंट होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आया होगा चैप्टर भाई। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को बने रहना मेरे चैनल पे। और नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट अपलोड करेंगे हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जब पढ़ेंगे।